चलिए हेड डाल लीजिएगा। ज्वालामुखी। कल तो छुट्टी रहेगी, परसों से क्लास में आएंगे तो बिल्कुल आपके टॉपिक जो सिलेबस में उस पर चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी ABS पहले पूछता था सिलेबस में, अब कई बार पूछा भी है, अब करंटली सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो ज्वालामुखी और भूकंप और चट्टान के बिना व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको पढ़ाना ज़रूरी पड़ रहा है। अब एक चीज़ होता है अक्षांश देशांतर, उसको भी पढ़ाना ज़रूरी पड़ जाता है। तो देखेंगे, अगर मुझे लगेगा पढ़ाने लायक तो मैं पढ़ाऊँगा, नहीं तो उसी में काम ख़त्म कर दूँगा। ठीक है। ज्वालामुखी इंग्लिश में बोलते हैं इसको वोल्केनो। वोल्केनो, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ज्वालामुखी, हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी। ठीक है। ज्वालामुखी क्या आप लोग को पता है? नहीं पता है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी, अब देखिए ऐसा कहा जाता है कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तो जिस अवस्था में पृथ्वी इस टाइम है वैसी अवस्था में उस टाइम नहीं थी। कहा जाता है कि वो आग का गोला थी। पृथ्वी क्या थी? आग का गोला। तो ऊपर क्या हुआ? ऊपर वायुमंडल बना, फिर बरसात हुई, तो वायुमंडल बरसात होने से ऊपर एक परत तो ठंडा हो गया, लेकिन जो अंदर का परत जो है ना भाई, अंदर का हिस्सा वो भी क्या है? गर्म ही है। ठीक है। अंदर का हिस्सा गर्म है। तो जो अंदर का जो आग है, अंदर का जो आग है, उसी आग को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है ना। उसी आग को हम बोलते हैं ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है ना। ज्वाला बोलते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या क्या छोटी मुश्किल से 20 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा नहीं, इसकी टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, क्या है, मान लेते हैं। अच्छा अभी आता हूँ, 1 मिनट, तो रेड मार्कर ला लेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए पृथ्वी के कितने भाग हैं टोटल पढ़ेंगे हम लोग। पृथ्वी के 3 भाग हैं। ठीक है ना। क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है। पृथ्वी के 3 भाग है। तो पहले बात करते हैं ज्वालामुखी रहती कहाँ कहाँ से निकलती है। ठीक है। मान लेते हैं ये पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये देखिए पृथ्वी कितने भाग हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो बीच में ये हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये क्या है आपका? ठीक है। एक जो मेंटल वाला भाग है, पूछता है कभी कभार कि जो ज्वालामुखी है पृथ्वी में किस भाग से निकलती है। ठीक है। तो क्या बताओगे आप लोग? मेंटल से निकलती है। किस भाग से निकलेगी भैया? मेंटल से निकलती है। पृथ्वी के किस भाग से निकलेगी? तो बताओगे सर मेंटल से निकलती है। ठीक है ना। जो ज्वालामुखी है किस भाग से निकलती है? मेंटल से। मैंने कल बताया था आप लोग को प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत बताया था कि जैसे प्लेटें पास में आती हैं, टकराती हैं, तो क्या उत्पन्न होता है? भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। और जैसे प्लेटें क्या होती हैं? दूर जाती हैं, तो नीचे जो ज्वालामुखी है उसको रास्ता मिल जाता है बाहर आने के लिए। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो ज्वालामुखी कब आएगी? जब प्लेटें हल्के से दूर होंगी, जो दरारें उत्पन्न होगी प्लेटों के बीच में, जैसे जगह मिलेगा तुरंत क्या आ जाएंगी? बाहर आ जाएंगी। ठीक है। तुरंत बाहर आ जाएंगी। ध्यान रखना, आप सुनना ध्यान से मेरी बात। जैसे मान लेता हूँ मैं, जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ से ज्वालामुखी निकल गई। यहाँ से क्या हुआ? ज्वालामुखी निकला। मान लेते हैं मेरे भैया, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से ज्वालामुखी निकल गया यहाँ से। ठीक है। इसको दरार मिल गया और ज्वालामुखी निकल गया यहाँ से, ज्वालामुखी। ठीक है। ज्वालामुखी। तो ध्यान रखना, जो आग अंदर थी, जो आग क्या थी? अंदर थी, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा। जो आग अंदर थी उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और वही मैग्मा जब धरातल पर आकर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है ना। वही मैग्मा जब इस धरातल पे आके क्या हो जाता है बबुआ? ठंडा हो जाता है। इस धरातल पे आके ठंडा हो जाता है, उसको बोला जाता है लावा। क्या बोला जाता है? लावा। ठीक है। लावा। वही मैग्मा जब धरातल पे आके ठंडा हो जाता है तो उसी मैग्मा को बोला जाता है क्या है? लावा है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर यही लावा
अगर यही लावा, ठीक है ना, कहीं पानी में चला जाए, यही लावा क्या हो जाए, कहीं पानी में चला जाए, पानी में चला जाए, इस लावा का नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टफ। इस पानी को क्या बोलेंगे, टफ। ठीक है, इस लावा को क्या बोला जाएगा, टफ। यानी इस लावा का नाम चेंज होकर अगर यहीं चल जाएगी किसमें, पानी में, ये लावा पानी जाएगा पानी में, क्या बोलेंगे उसको, टफ। और यही लावा जब छोटे छोटे दानों के टुकड़ों में बढ़ जाएगा, छोटे छोटे चनों के समान हो जाएगा, चनों के दानों के समान हो जाएगा, तो इसी लावा का बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा, स्कोरिया। क्या बोला जाएगा भैया, स्कोरिया, स्कोरिया। ठीक है, स्कोरिया बोला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, पृथ्वी के अंदर मैग्मा था, धरातल पाया तो क्या हुआ, अरे बोलो, लावा हो गया। वही लावा जब पानी में गया तो क्या हो गया, टफ हो गया। वही लावा जब बिल्कुल चने के समान हो गया, चने के दाने के समान हो गया, बिल्कुल छोटे छोटे, क्योंकि लावा जब क्या होता है, टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्कोरिया बोलेंगे। ठीक है ना, उस चनों के टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे स्कोरिया। ध्यान रखना, अभी तो सवाल था। ठीक है, अब यहाँ पर भी सवाल सुनना। अब यहाँ से निकला ज्वालामुखी ना, जिस मुख से निकलता है, जहाँ पर जिस बिंदु से निकलता है, इस छिद्र, इसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी छिद्र। इसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी छिद्र बोलेंगे, ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसी मुख का जब क्षेत्र हल्का से बड़ा हो जाता है, इसी क्षेत्र क्या हो जाता है, जब क्षेत्र, इसी मुख का, जब मुख का क्षेत्र क्या हो जाता है भैया, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसी मुख को क्या बोला जाता है, क्रेटर कहा जाता है। ठीक है ना, इसी मुख को जब क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो क्या बोला जाता है, इसको मुख को क्रेटर बोला जाता है, क्रेटर, क्रेटर बोला जाता है। ठीक है ना, क्रेटर, इस मुख को क्या बोला जाता है, क्रेटर बोला जाता है, क्रेटर। और इस मुख अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए, यह मुख क्या हो जाए, नॉर्मल था तो छिद्र था, लेकिन ये छिद्र जब बड़ा हुआ तो क्या बना, क्रेटर। अब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा छिद्र, जब ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा छिद्र, जब मुख जो इसका होगा, जो उद्गार, जो छेद होगा, ये छेद जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उस, ठीक है ना, उस छिद्र को क्या बोलेंगे, जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, जब छिद्र ज़्यादा बड़ा जाएगा उसको बोल देंगे कलडेरा। क्या बोलेंगे, कलडेरा, कलडेरा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, जिस मुख से निकलती है ज्वालामुखी, मुख तो उसको क्रेटर बोलते हैं, जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉल्डेरा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, जब इसका मुख का, जब निकलने का उद्गार का क्षेत्र बड़ा हो जाए उसको क्या बोलेंगे, कॉल्डेरा बोलेंगे। ठीक है, फिर सवाल एक उठता है, एक सवाल उठता है, मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी निकली है, क्या है, यहाँ से ज्वालामुखी निकली है, जब यहाँ से ज्वालामुखी निकली है तो ठंडा भी तो होगा, जब ठंडा होता है तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। जब पानी इकट्ठा होता है तो झील का निर्माण हो जाती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, पहला तो जब पहले निकले तो किस रूप में निकले थे, छिद्र के रूप में, किस रूप में, छिद्र। जब छिद्र थोड़ा सा बड़ा हुआ, क्रेटर, अब ज़्यादा बड़ा हो गया छिद्र, तो हाँ, तो अब बताओ, छिद्र में तो झील बनेगा नहीं, छिद्र में झील नहीं बन सकता आपका, तो झील कहाँ बनेगा आपका, क्रेटर में बन सकता है, क्रेटर में झील बनेगा, और कोल्डेरा में भी झील बढ़ेगा। देखना, तो यहाँ पर यही ठंडा और कैसा झील का निर्माण करती हैं, क्रेटर झील, नाम सुना होगा आप लोगों, कर्नाटक में एक झील है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, एक कोल्डेरा झील का निर्माण करेगी। ठीक है, महाराष्ट्र में शायद है, महाराष्ट्र में एक झील, कौन झील है, क्रेटर झील। ठीक है ना, महाराष्ट्र जो है ना एक्चुअली में वो ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया के फलस्वरूप ही बना है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, पता आपको, इसी कारण, क्योंकि ज्वालामुखी निकली है। ठीक है ना, ध्यान रखना, आग्नेय चट्टान जानते हो आप लोग, आग्नेय चट्टान, ये नीचे वहाँ क्या है, आग है, आग है ना, जब आग बाहर निकलेगा, आग बाहर निकलेगा तो वहाँ पर जब बहुत अधिक मात्रा में निकलेगा तो ठंडा हो जाएगा ना, सब कुछ ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा बन जाएगा तो चट्टान बन जाएगा, तो आग से क्या बनेगा, चट्टान, आग्नेय चट्टान। ठीक है ना, चर्चा करेंगे इसके बाद में उसके। ठीक है, आग से बनेगा आग्नेय चट्टान। तो पूछता है कि आग्नेय चट्टान कैसे बनता है, तो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, जो चट्टान बनता है वो आग्नेय चट्टान ही होता है। ये था बेसिक चीज़ें। अब आगे आते हैं, हटाते हैं इसको। अब सुनिएगा ध्यान से एक बात और,
उसको हम चर्चा करेंगे, वो टॉपिक अलग टॉपिक, दो टॉपिक अलग है, सिलेबस में नहीं है सारी चीज़ें, लेकिन इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। पूछता भी, भले सिलेबस में पूछ लेता आपसे, ठीक है। तो पढ़ा देते हैं, जब शुरू करें बेसिक से वो भी पढ़ा देते हैं हम। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। आप सुना ध्यान से, पूछता है कि सर्वाधिक ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? सर्वाधिक ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है, सॉरी किस देश में पाया जाता है, ठीक है ना। सर्वाधिक ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है, तो क्या बताओगे देश का नाम? उस देश का नाम क्या बताओगे? किस देश में पाया जाएगा तो क्या बताओगे? इंडोनेशिया। कौन सा देश है भैया? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। पूछा सर्वाधिक ज्वालामुखी किस देश में पाया जाएगा तो इंडोनेशिया। लगभग 26-27 ज्वालामुखी सिर्फ इसी इंडोनेशिया में है, ठीक है। इंडोनेशिया। सर्वाधिक ज्वालामुखी किस देश में पाया जाएगा तो नाम पूछे बताओगे आप, इंडोनेशिया। सर्वाधिक ज्वालामुखी, ठीक है ना, मैक्सिमम ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, मैक्सिमम, ठीक है। अब देखिएगा सर्वाधिक ज्वालामुखी के लिए देखा जाए तो प्रशांत महासागर में आता है, सब प्रशांत महासागर में। अब प्रशांत महासागर में भूकंप भी आता है, प्रशांत महासागर में भूकंप भी आता है। अब प्रशांत महासागर का ही हिस्सा कौन है? जापान भी है। जापान में ऐसा देश है जहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आता है, ठीक है ना, सर्वाधिक भूकंप आता है वहाँ पर। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर, ध्यान रखिएगा, प्रशांत मान लीजिए प्रशांत महासागर है, मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या है, ये मान लेते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और यहाँ पे इस क्षेत्र में, इस कोने में क्या है, मान लेते हैं प्रशांत महासागर है, ये सब प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं प्राय ये जापान है, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे बना, वो थोड़ा सा मैप में जापान और इधर रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, प्रशांत महासागर है। और मैंने बताया आपको सर्वाधिक ज्वालामुखी का उद्गार किस महासागर में होता है? प्रशांत महासागर में होता है, प्रशांत महासागर में होता है। तो आप मुझे बताइए, प्रशांत महासागर में होता है, आप बताइए प्रशांत महासागर क्या है? जल है ऊपर, तो नीचे से उद्गार होगा किसका? ज्वालामुखी का। जब नीचे से उद्गार होगा ना तो इतनी स्पीड में होगा कि ज्वालामुखी ऊपर आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँगा, जैसे उद्गार होगा तो आग क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो ध्यान रखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर उद्गार हो गया, यहाँ पर उद्गार हो गया, उद्गार हो गया, ठीक है ना, उद्गार हो गया, उद्गार हो गया, उद्गार हो गया, ठीक है ना। ऐसा महसूस होगा कि बस आग निकल रही है, कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, ठीक है ना। ऐसा देखने पर दूर से महसूस होगा कि प्रशांत महासागर के उस, देखिए 63% हिस्से पे जो है प्रशांत महासागर में, या प्रशांत महासागर जो पेटी है उसमें 63 हिस्से पर भूकंप आता है। जहाँ भूकंप आता है वहाँ ज्वालामुखी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ज्वालामुखी, यहाँ पर तो अब आग निकल रहा है, बस आग निकल रहा है, कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में बस आग निकल रहा है। तो सवाल पूछता है कि रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? रिंग ऑफ फायर, ठीक है ना, या अग्निवलय, ठीक है ना, अग्निवलय। देखिए वलक जैसा दिख रहा है कि नहीं? वलक जैसा, वलक जैसा, वलक के जैसा आपको दिख रहा है और आग निकल रही है। तो पूछता किस महासागर को है या किसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं? रिंग ऑफ फायर, ठीक है, या हिंदी में बोले तो अग्निवलय। अग्निवलय किसे कहा जाता है? ध्यान रखना मेरे भैया, ये प्रशांत महासागर क्या है? प्रशांत महासागर को कहा जाता है, प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को कहा जाता है, ठीक है। अग्निवलय किसे कहा जाएगा? अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाएगा? प्रशांत महासागर को कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अग्नि निकलती रहती है। इतना बड़ा समुंदर है, विश्व का सबसे बड़ा समुंदर है ना, भारत का, सॉरी विश्व का सबसे बड़ा समुंदर कौन है? प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसमें से इतना पानी होने, इसमें भी सबसे गहरी गर्त कौन है? मैरियाना गर्त है। इतना गहरा सागर होने के बावजूद इसमें से ऊपर से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे दूर से देखने में महसूस होता है कि अरे यार देखो वहाँ पर क्या हो रहा है, अग्निवलय, बस अग्नि निकल रही है, अग्नि निकल रही है, और ऐसे रूप में निकल रही है, वलय के रूप में निकल रही है। रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय कहा जाता है प्रशांत महासागर को, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैं कहता हूँ आप लोग को, जैसे मान लीजिए ऊपर क्या है, ये मान लेते हैं ऊपर पानी है, क्या है, पानी है। अब नीचे क्या ज्वालामुखी निकल रही है, यहाँ पर ज्वालामुखी निकल रही है, ज्वालामुखी निकल रही है, नीचे से ज्वालामुखी निकल रही है। लेकिन ज्वालामुखी में इतनी क्षमता नहीं है
लेकिन ज्वालामुखी में इतनी क्षमता नहीं है कि इस पानी को भेद कर ऊपर आ जाए, इतनी क्षमता नहीं है। तो बताओ यहाँ पे धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ से धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है, निकलेगा धुआं, ठीक है ना, यहाँ से धुआं निकलेगा। गीजर जानते हो, गीजर आप लोग, तो पानी जो गर्म करते हैं आप लोग, तो कैसा पानी देता है? गर्म पानी देता है, गर्म पानी देता है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ से यहाँ पर जो पानी होगा, कैसा पानी होगा? इतना क्षमता नहीं है कि बाहर निकल पाए, लेकिन यहाँ के पानी को क्या कर देगा? गर्म कर देगा। और यहाँ के पानी से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा? धुआं। तो ध्यान रखना, अमेरिका के एक शहर जिसका नाम अलास्का है, अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम अलास्का है, और अलास्का में ऐसे हजारों ज्वालामुखी हैं जो निकल नहीं पाती हैं, लेकिन पानी को गर्म करती हैं। अब पानी को गर्म करने की वजह से उसमें से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। क्या निकलता है भाई? धुआं। तो सवाल पूछता है कि हजारों धुआरों का शहर किसे कहा जाता है? हजारों धुआरों का शहर, ठीक है ना। ध्यान रखना, अलास्का को कहा जाता है हजारों धुआरों का शहर। धुआरों का शहर किसको कहा जाता है भाई? अलास्का को सर, ठीक है ना, हजारों धुआरों का शहर। तो समझ गए ना क्या मतलब है इसका? किसको कहा जाएगा? अलास्का को। ये किसका शहर है भाई? किस देश में आता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, अमेरिका का हिस्सा है अलास्का को। हजारों धुआरों का शहर अलास्का। इसे कौन से, मैंने हालांकि बस ओवर खींच दिया हूँ यहाँ पर, ये कौन सा महाद्वीप मैंने खींचा था? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। मैंने जल्दीबाजी में खींच दिया। तो मुझे ये बताना आप, कौन सा महाद्वीप ऐसा है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। देखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी, ठीक है ना, एक भी ज्वालामुखी नहीं होता, एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। ऐसा महाद्वीप जैसे यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट? चलो, बहुत अच्छी बात है, हम आगे आते हैं। अब आपको पता है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ज्वालामुखी होते हैं 3 प्रकार के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ज्वालामुखी होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे एक व्यक्ति की 3 अवस्था होती है, एक व्यक्ति की 3 अवस्था होती है, उसी तरह ज्वालामुखी की भी कितनी अवस्था होती हैं? 3 अवस्था होती है। जैसे मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ? आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सक्रिय हूँ, मैं जगा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी की भी एक अवस्था होगी, एक सक्रिय अवस्था। क्या बोलेंगे भैया? सक्रिय अवस्था। एक अवस्था क्या होगी? सक्रिय अवस्था होगी, या जागृत अवस्था, या सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी एक अवस्था होगी, जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी या फिर जागृत। क्योंकि आदमी की पहली अवस्था जब जाग रहा होगा तो कुछ ना कुछ करेगा। इसका मतलब ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से क्या होता है? जिसमें से लावा का है, या बोल दो मैग्मा का उद्गार लगातार होता रहता है, जिसमें से मैग्मा। देखिए, जब ज्वालामुखी आती है ना, तो मैग्मा तो निकलता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जलवाष्प निकलता है, और जो ग्लोबल वार्मिंग का वाट लगाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन से गैस जिम्मेदार है? सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, दोनों बहुत मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। जलवाष्प भी है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और मुख्यतः क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है, जलवाष्प निकलता है। 3 चीज़ें निकलती है आपकी, ठीक है ना। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से उद्गार हमसे क्या हो, हम पहले भी होता था, अब भी हो रहा है, और भविष्य में भी होने की संभावना है। तो ऐसे ज्वालामुखी क्या बोलेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे, ठीक है ना। सक्रिय ज्वालामुखी। मैं ऐसे तो डायग्राम बना दूं, पहले, अब, बाद में। तो हम सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहेंगे? उद्गार होगा, उद्गार पहले भी होता था,
अब भी होता है और भविष्य में भी होगा। ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी बात करेंगे कौन कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कौन मृत ज्वालामुखी है, अभी बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भैया सक्रिय के बाद। देखिए एक अवस्था तो जागने वाली होगी, फिर हम लोग जब जाग लेते हैं तो क्या करते हैं? सोते हैं। क्या करते हैं? सोते हैं। तो ध्यान रखना, एक अवस्था होती है प्रसुप्त अवस्था, सुप्त सोने वाली अवस्था, प्रसुप्त, ठीक है ना, प्रसुप्त अवस्था, प्रसुप्त अवस्था, प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलो ठीक रहेगा, ज्वालामुखी। अच्छा ये मुझे बताओ, आप लोग जब आप लोग सोते हो तो जागते भी तो सोते हो, तो डेफिनेशन पूछेगा कि प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है, तो ऐसा ज्वालामुखी पूछेगा नहीं, आपको जानकारी रखना है। ठीक है ना, ऐसा ज्वालामुखी जिसका पूर्व में क्या होता, उद्गार होता था, अब क्या है? अब शांत है। पूर्व में उद्गार होता था, अब शांत है, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की क्या है? संभावना है। जैसे आप सोते हो ना, तो जाहिर सी बात है सोए हो तो जागोगे, जो कंफर्म जागोगे। ठीक है ना, कभी भी जाग सकते हो। तो उसी तरह क्या होता है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है। ठीक है ना, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो ध्यान ना, उद्गार क्या भैया? प्रसुप्त ज्वालामुखी का उद्गार पहले होता था, अब नहीं है, और भविष्य में संभावना है। क्या है? संभावना है। भविष्य में क्या है? संभावना है। भविष्य में संभावना है। ठीक है, भविष्य में उद्गार होने का क्या भैया? संभावना है। उसी तरह प्रसुप्त के बाद क्या आता है? मृत या शांत ज्वालामुखी। अब आदमी अगर मर जाएगा तो फिर उठेगा वो? बताओ जरा। उसी तरह मृत ज्वालामुखी होता है। क्या होता है? मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। इसी तरह मृत ज्वालामुखी होता है। ठीक है ना, जिसका पहले उद्गार होता था, जैसे जिसका पहले उद्गार होता था, अब उद्गार होगा, पहले उद्गार तो होता था, लेकिन अब होता है क्या? नहीं होता है। क्या भविष्य में होने की संभावना है? क्या नहीं है। तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोलेंगे हम? मृत ज्वालामुखी बोलेंगे। ठीक है ना, ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोलेंगे? मृत ज्वालामुखी बोलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं विश्व की जो सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है उसके बारे में, उसके बाद टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। हटाएं इसको, चलिए जी। पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी हैं। वो अक्सर पूछता है प्रश्न में, यूपी टेट में भी मैंने देखा है, कई बार पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पूछेगा विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ठीक है ना, विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। तो क्या बताओगे? किसी को मालूम है? ठीक है, विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्या बताओगे? किलायु। ठीक है ना, किलायु। कहाँ पर है भैया ये? किलायु हवाई द्वीप है। कहीं की किलायु भी दिया रहता है, कहीं उसे किलायु ही मिलता है, कहीं किलामू भी दिया रहता है। ठीक, किताबों में किलायु द्वीप। यह है आपके यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायु, कहीं की किलामू भी लिखा रहता है। ठीक है, किलायु। आगे बढ़े, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। अब कंफ्यूज हो गए इसी में, मैं खुद कंफ्यूज था जब स्टार्टिंग में पढ़ता था। तो विश्व की सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, कुछ दोनों में अंतर लग रहा है आपको क्या? ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी कौन है भैया? मोनोलोवा। कहाँ है? मोनोलोवा। ये भी हवाई द्वीप में है। तो हवाई द्वीप कहाँ पर है? अमेरिका में। यस, सुना ध्यान से, क्या होता है बड़ा में और क्या होता है सक्रिय, दोनों समझ लेना। ठीक है, कि दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे आप समझना ध्यान से,
मैं कहूँगा एक आदमी में और एक चींटी में किसकी क्षमता ज़्यादा काम करने की है? एक आदमी में और एक चींटी में किसकी क्षमता, किसकी सक्रियता काम करने में ज़्यादा है? तो क्या बताओगे? चींटी का। चींटी अपने भार से ज़्यादा गुना, 20 गुना भार को ढो सकती है। कम से कम 20 गुना भार को ढो सकती है, अधिक से अधिक 50-100 गुना में कहीं। मैं आज BBC हिंदी पढ़ रहा था तो वहाँ पर लिखा था 100 गुना भार तक ढो सकती है। तो कम से कम 20 गुना, मान लीजिए 20 गुना ढो सकती है। यानी छोटी चीज़ें है लेकिन हमसे सक्रियता उसकी क्या है? ज़्यादा है। और हम चींटी की अपेक्षा हम बहुत बड़े हैं लेकिन हमारी सक्रियता क्या है? लेकिन उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चींटी इतना ढोएगा इतना समय लगेगा, लेकिन हम लोग इतना ढो देंगे कम समय में। तो हम बड़े हैं और चींटी क्या है? तो इसी तरह विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी ये छोटी है लेकिन ज़्यादा क्षमता इसकी निकालने की, ज्वालामुखी मैग्मा निकालने की ज़्यादा क्षमता है इसकी अपेक्षा। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आई आप लोग को? एग्जाम्पल वाला तो छोटा है लेकिन सक्रियता ज़्यादा है। ये बड़ा है लेकिन ये ज़्यादा निकालता है, लेकिन इसकी इस सक्रियता क्या देखो, बात करेंगे सक्रियता देखेंगे तो इसके अपेक्षा क्या होता है? जो किलाई है इसकी अपेक्षा ज़्यादा निकालता है। मतलब अगर एक चींटी की बॉडी देखो, हमारी बॉडी में बहुत अंतर है। वो जितना में क्षमता है वो उसके अनुसार वो ज़्यादा निकालता है। और हम क्या करते हैं? वो अपनी क्षमता से 20 गुना भार अधिक ढो सकता है। हमारी क्षमता मान लीजिए 60 kg है तो 20 गुना करेंगे तो 12 × 72 7 क्विंटल 20 किलो, कभी ना ढो पाए हम। तो ध्यान रखना, चींटी की सक्रियता ज़्यादा है, चींटी की सक्रियता ज़्यादा है, इसे सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन ज़्यादा बड़ा काम हम करेंगे कि चींटी करेगी? हम करेंगे। तो देखा ना, तो इसीलिए सबसे अधिक बड़ा ज्वालामुखी कौन है? मोनोलोवा। लेकिन सक्रियता मामले में ये आकार में छोटा है लेकिन सक्रिय ज़्यादा है। ये आकार में बड़ा लेकिन सक्रियता के मामले में देखा जाए तुलनात्मक दृष्टि से इसकी अपेक्षा क्या है? कम। मेरी बात की समझ में है आप लोग को? डाउट नहीं है ना? क्योंकि अक्सर डाउट होता है इसमें, अक्सर डाउट होता है। ध्यान रखना। देखना अगला सवाल लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी क्या बात है? क्या है भाई? बताओ जरा, ध्यान रखना। विश्व की में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो नाम बताओगे आप लोग? कोटोपैक्सी। क्या बताओगे? कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। हाँ, इक्वाडोर में। ये सवाल यूपीटेट में पूछा हुआ सवाल, रखना। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, एंडीज पर्वतमाला में। ठीक है? इक्वाडोर में, इक्वाडोर में। अगर आपसे पूछ लेगा विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ने, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखो फिर वही बात आ गई कि नहीं, रिटर्न हो गई। ठीक है ना? विश्व की, मैं ऐसे कर लेता हूं, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी, बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी। तो क्या नाम बताओगे आप लोग? ध्यान रखना। ओजल डेल सलाडो, ओजल डेल सलाडो, ओजल डेल सलाडो, ओजल डेल सलाडो। इस दोनों सेंटेंस में अपने डिफरेंशिएट कर पाया आप लोगों ने? वो सक्रिय ज्वालामुखी है क्या है? ऊंचाई पर स्थित है कि ना, बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है। जिस तरह इसमें दोनों में था ना, उसी तरह इसमें भी दोनों में है, इन दोनों में भी है। ठीक है ना? उसी तरह इन दोनों में भी है। जल्दी से करिएगा, टाइम ऊपर हो रहा है। एक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है सेमेरू में। कहां पर? इंडोनेशिया में। ठीक है ना? मैं इधर लिख देता हूं। एक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है सेमेरू, सेमेरू, सेमेरू। ठीक है ना? सेमेरू। ये कहां पर है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है सब। ठीक है ना? ये सब एग्जांपल किसके हैं? सक्रिय ज्वालामुखी की। कहां पर भैया? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में सेमेरू। ठीक है ना? एक ज्वालामुखी है एयरबुस, एयरबुस। ध्यान रखना, अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में है। अब जो नीचे लिखूंगा ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना? उसका नाम बबुआ जान लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। ये कहाँ पर है? ये भारत में है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखना, भारत का
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है भैया? ये भारत में मध्य अंडमान में। कहां पर? ठीक है ना, मध्य अंडमान में, अंडमान में, बैरन द्वीप। ठीक है, सक्रिय, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। एयरबस हो गया, सिमरू। अब देखना, एक ज्वालामुखी पाई जाती है भूमध्य सागर में। ठीक है ना, एक ज्वालामुखी पाई जाती है भूमध्य सागर में। देखो उसमें क्या आता है ना, जैसे भूमध्य सागर है तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा? व्यापार होगा, लोग अपनी यात्रा करेंगे, अलग अलग देश के लोग, तो उसमें ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। उसमें भूमध्य सागर है ऐसा, वहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। तो उसमें से इतनी आग निकलती है, इतनी आग निकलती है, तो खूब प्रकाश करता है, रात में खूब प्रकाश करता है। तो ध्यान रखना, जो नाविक होते हैं उनको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान रखना, वो कहाँ पर होता है? भूमध्य सागर का। ठीक है ना, तो एक है क्या मैं बोल रहा हूँ यार, इसको हटा देता हूँ ना। ध्यान रखना, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है भाई? स्ट्रोम्बोली। ये भी सक्रिय ज्वालामुखी उदाहरण। ठीक है ना, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को, स्ट्रोम्बोली। कहाँ पर? अभी इटली में है। कहाँ पर है? इटली में। और एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और एटना सक्रिय ज्वालामुखी है, वो भी इटली में है। ठीक है ना, एक ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी है, एटना, वो भी कहाँ पर है? इटली में ही है। इटली पता ना कहाँ, आप लोग पता ना आपको कहाँ है? राहुल गांधी का ननिहाल। ठीक है ना, राहुल गांधी का ननिहाल इटली में है। ये था इंपॉर्टेंट सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है ना, और भी कुछ छोटे होटेगा तो हम बता देंगे आप लोग को। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता आपको छोटा है। कोटापेक्सी और जोडेसलाडो किलामो। ठीक है, अब प्रसुप्त ज्वालामुखी पढ़ लोगे ना, बता चुका प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में आपको। ऐसा ज्वालामुखी, ठीक है ना, जो भविष्य में उद्गार होता था, अब नहीं है, लेकिन भविष्य में आगे भी हाँ, भूतकाल में उद्गार होता था, अभी नहीं हो रहा, लेकिन आगे होगा। ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोलेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी। मतलब जागे हैं तो जागृत, सो गए हैं तो प्रसुप्त, उठ भी तो सकते हैं सोने के बाद, तो क्या आएगा? वो प्रसुप्त होगा। तो ऐसे ज्वालामुखी कहाँ कहाँ होंगे उसके भी देख लेते हैं बारे में। ठीक है, आप पढ़ते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। इसको हटाते हैं हम। प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त हैंड लीजिएगा, प्रसुप्त जी। इटली का एटना ऐसे बोला जाता है, इटली का एटना, और भी सक्रिय ज्वालामुखी का ही उदाहरण है, इटली का एटना। ठीक है, अब देखिए प्रसुप्त एग्जाम्पल को कुछ देख लीजिए, प्रसुप्त वाला भी देख लीजिएगा, प्रसुप्त में क्या क्या आता है। जैसे आप देखेंगे प्रसुप्त में एक आता है फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा। ठीक है, माउंट फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा। ये कहाँ पर भैया? किसका, कहाँ पर है? ये जापान में। ये कहाँ पर है? ये आपका भैया, ये है आपका जापान में। ठीक है ना, जापान में। विसुवियत एक और है, उसको भी देख लो, रूस में है, विसुवियत। ये कहाँ पर है? कुछ चीज़ें हैं आपको रटना पड़ेगा, रटना नहीं, मैप से पढ़ोगे तो बेहतर पढ़ोगे। विसुवियत कहाँ है? रूस में। मुझे भी लग रहा है इटली में होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ इटली में है, इटली में, सही बोल रहे हो, इटली में ही है। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था क्योंकि विसुवियत मैंने आज ही पढ़ा, सुबह कल पढ़ा था इसके बारे में, विसुवियत के बारे में। ठीक है, माउंट फ्यूजियामा जापान में, विसुवियत इटली में है। देवबंद वगैरह तो सब प्रसुप्त वाला क्या है एग्जाम्पल, देवबंद ईरान वाला। तो एक मिनट रुकिएगा, जरा देख लेते हैं।
सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं भाई? इंडोनेशिया में, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक ज्वालामुखी है सिनाका करके, सिनाका, ये भी कहाँ है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। आप देखने, आप पढ़ते हैं मृत ज्वालामुखी, क्या पढ़ते हैं भाई? मृत ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें उद्गार नहीं होता है अब भविष्य में भी नहीं होने की संभावना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भारत में है, बैरन द्वीप के बारे में पढ़ दिया। अब होता है नारकोंडम द्वीप, क्या होता है? अंडमान निकोबार में नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप, कोंडम भारत का एकमात्र मृत ज्वालामुखी है, ठीक है ना, नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप भारत का एकमात्र मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। एक होता है देवबंद में, ईरान में है, देवबंद ईरान में, देवबंद ईरान में है। देवबंद कहाँ पर भी है? ईरान में। ये भी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। और ईरान में एक और है कोहे सुल्तान, कोहे सुल्तान। बस खत्म होता है टॉपिक आपका, कोहे सुल्तान। ये भी कहाँ पर भैया? ईरान में ही है, ईरान में, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, सारा टॉपिक मैं समझा चुका आपको, ठीक है। 5 मिनट में रिवीजन करा देते हैं आपके, उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। एयरबस सेमेरू इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए जी, हो गया होगा। आप लोग सुनिए ध्यान से, आप सवाल आपसे पूछता हूँ मैं, टाइम से आ जाया करिए, 11:45, भूलिएगा नहीं, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। चलिए, पहला सवाल आपसे है कि विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु। सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी मोनोलोवा। ऊंचाई पर स्थित ऊंचाई पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी ज्वालामुखी ऊंचाई पर मोनोलोवा, ध्यान रखना, मोनोलोवा, ठीक है ना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली। एटना जो है कहाँ पर, किस राज्य देश में? इटली में, इटली का एटना, ठीक है ना। सेमेरू इंडोनेशिया में। किस देश में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाई जाती है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। सारी बातें हो चुकी है आपकी, ठीक है ना। ध्यान रखना भाई, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र ज्वालामुखी एयरबस, ठीक है ना, एयरबस, ठीक है। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र मृत ज्वालामुखी, ध्यान रखना, नारकोंडम द्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर पूछेगा कोहे सुल्तान और देवबंद किसका एग्जाम्पल है? मृत ज्वालामुखी के। एक चीज तो मैं भूल ही रहा हूँ, एक चीज तो मैं भूल रहा हूँ, उसको भी लिख देता हूँ। मृत ज्वालामुखी में एक लाइन और लिख लेना, ठीक है ना। ये तंजानिया में है, किलिमंजारो, किलिमंजारो, ठीक है। कहाँ पर भैया? तंजानिया में, पर्वत माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, मंजारो, ये मृत, ठीक है ना। ये कहाँ पर? तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप में आता है, तंजानिया, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्वालामुखी खत्म।